राजपुर कस्बे के लोग बेहद मेहनती हैं। एक समय पर ये गांव बंजर जमीन हुआ करता था और यहाँ के लोगों में उस बंजर जमीनों को खोदकर यहाँ पर खेती करना शुरू किया और उनकी मेहनत से ही इस कस्बे में जीवन संभव हो पाया है। मैं सोच रहा था कुछ हमारे गांव की तरक्की होना चाहिए ताकि गांव वालों को जिंदगी गुजारने के लिए और भी सुख सुविधा मिले। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई, पर ये होगा कैसे? और कैसे? जाकर हमें सरकार से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। तुम भी कैसी बात कर रहे हो भाई? आजकल सरकार ने हमारे गांव के लिए कुछ किया भी है भाई, जो अब कुछ करेगी। हाँ, बात तो तुमने सही कही है, पर हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। तो ऐसा करो, तुम ही जाकर बात कर आओ। अगर बात बन गई तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बनी तो इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती। तुम्हारी बात तो मेरी समझ में नहीं आई भाई, पर मैं खुद जाकर देखता हूँ, क्या पता सरकार को मेरी बात समझ में आ जाए। नंदू वहाँ से सीधा सरकारी विभाग की तरफ जाता है। पूरा दिन पैदल चलने के बाद शाम तक वो सरकारी दफ्तर में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि दफ्तर से सभी लोग जा चुके हैं और वहाँ का चपरासी दफ्तर को ताला लगा रहा है। कौन हो भाई तुम, और इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं नंदू हूँ, राजपुर गांव से, और अपने गांव की तरक्की के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। अभी तो ऑफिस बंद हो गया है, ऐसा करो तुम कल आ जाओ। ठीक है, मैं कल आता हूँ। नंदू वहाँ से फिर से पैदल घर के लिए निकल जाता है और उसे घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। पैदल चलकर बहुत थक गया हूँ, अभी जल्दी सो जाता हूँ ताकि कल जल्दी सरकारी दफ्तर जा सकूं। नंदू सुबह का बासी खाना खाकर सो जाता है, पर वो आज बेहद थका हुआ है, इसलिए सुबह उसकी नींद देर से खुलती है। वो बाहर आकर देखता है कि सूरज तो सर पर चढ़ाया है। ये मुझे आज क्या हो गया? मेरी आंखें नहीं खुली। जल्दी से दफ्तर के लिए निकल जाता हूँ, नहीं तो आज फिर से देर हो जाएगी। नंदू बिना खाना खाए ही सरकारी दफ्तर के लिए निकल जाता है। वो दिन भर भूखे पेट ही पैदल चलकर शाम होने से पहले दफ्तर जा पहुंचता है। वहां देखता है कि एक औरत दफ्तर से बाहर निकलने के लिए आ रही है। जी, क्या आप इसी दफ्तर में काम करती हैं? हाँ, क्यों? मैं नंदू हूँ, राजपुर गांव से। नंदू आगे कुछ कह पाता तब तक वो औरत उसे टोकते हुए कहती है, तुम्हारी जो भी समस्या है कल ऑफिस में आकर बता देना, अभी तो मैं घर जा रही हूँ। आप घर जा रही हैं? पर अभी तो ऑफिस का वक्त है। क्यों नहीं जा सकती घर? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप मेरी परेशानी सुन लीजिए और आपसे जो हो सकता है आप मदद करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं घर जा रही हूँ, तुम कल आ जाओ, मैं कल तुम्हारा मसला सुन लूंगी। देखिए खातून, मैं कल भी आया था और देखा कि दफ्तर में कोई नहीं है, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया और आज भी आप जल्दी घर जा रही हैं। आप कम से कम मेरी परेशानी तो सुन लीजिए। मैं अभी कुछ भी नहीं सुनूंगी, जो भी कहना है कल आकर कहना। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। नंदू उसे आवाज भी लगाता है, पर वो औरत उसके आवाज को अनसुना करके अपने घर चली जाती है और नंदू अपना उदास चेहरा लिए दफ्तर को देखने लगता है कि तभी वहाँ का चपरासी बाहर आता है और दफ्तर को ताला लगा देता है। कल आ जाओ भाई, किसी तरह यहाँ पर खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। तुमने कल भी यही बात कही थी, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया था, लेकिन तुम्हारी मैडम तो आज वक्त से पहले ही चली गई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अफसर लोग हैं, अपने हिसाब से आते जाते हैं, अब भला उनको कौन रोक सकता है? अब तो मुझे यही इंतजार करना होगा, क्योंकि क्या पता कि जब मैं घर से आऊं तब तुम्हारी मैडम फिर से घर चली जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे यहाँ रात को बहुत ठंड लगती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपने गांव की भलाई के लिए ये ठंड सह सकता हूँ। वो चपरासी वहाँ से चला जाता है और नंदू वहीं दफ्तर के बाहर अगली सुबह होने का इंतजार करता है। पूरी रात वो ठंड में ठिठुरता है और अगली सुबह होने पर मैडम के आने का इंतजार करता है। आधा दिन बीत जाने के बाद
मैडम दफ्तर में आती है। नंदू उनके पास जाता है और उन्हें अपना मसला बताता है। मैडम, हमारे गांव में सरकार द्वारा कोई भी तरक्की नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारे गांव में कुछ योजनाएं लाए ताकि गांव वालों की जिंदगी और भी खुशहाल हो सके। तुम्हारे गांव में खेती तो होती है ना? जी हाँ, हमने खुद ही खेत बनाए हैं, हाथों से खोद कर। जब खेती होती है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम लोगों को? खेतों में अनाज बो और उसे काटो। फिलहाल हमारे पास तुम्हारे कस्बे के लिए कोई योजना नहीं है। नंदू उनसे बेहद रिक्वेस्ट करता है, पर वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और नंदू को मन में निराशा भर के वहां से खाली हाथ अपने कस्बे को लौट जाता है, जहां पे नंकू उसे देखकर समझ जाता है कि आखिर क्या मसला है। तुम्हारे उदास चेहरे ने सब कुछ बता दिया है, पर तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरिया जरूर निकाल लेंगे। अब सभी कस्बे वाले एक पंचायत बिठाते हैं और वहां पर फैसला लेते हैं कि अब इस कस्बे को पर्यटन के हिसाब से बनाना होगा। इसीलिए सभी कस्बे वाले मिलकर कस्बे में छोटे बड़े दरख्त के पौधे लगाते हैं। अब देखना, लोग हमारे गांव में घूमने के लिए आएंगे। चारों तरफ पहाड़ है और झरने हैं, साथ ही फूल लगाकर हमने अपने गांव की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। कुछ ही दिनों में वहाँ पर कुछ अंग्रेज घूमने के लिए आते हैं और उन्हें कस्बा बेहद पसंद आता है। शाम को घूमने के बाद वो लोग कस्बे वालों से चाय और नमकीन मांगते हैं। बेटा, चाय तो हम लोग हर दिन पीते हैं, लेकिन ये नमकीन आज तक नहीं पी। अरे आंटी, ये नमकीन पीने के लिए नहीं, खाने के लिए होती है, जिसे चाय के साथ खाते हैं। खाते होंगे बेटा तुम्हारे देश में, हमारे यहाँ तो सिर्फ चाय ही पी जाती है। नहीं आंटी, नमकीन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि भारत में भी खाई जाती है। मुझे तो नहीं पता बेटी, मैं तो आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। आंटी, हम लोगों को चाय के साथ नमकीन खाने की आदत है, बिना नमकीन के हम लोग चाय नहीं पीते हैं। तुम कह रही हो तो सच ही होगा, पर बेटा मेरे पास नमकीन तो नहीं है। ठीक है आंटी, आपने बेहद प्यार से चाय बनाई है, इसलिए हम लोग आज बिना नमकीन के चाय पी लेते हैं, लेकिन अगली बार से आप चाय के साथ नमकीन भी दीजिएगा, नहीं तो हम में से कोई भी चाय नहीं पिएगा। ठीक है बेटा, मैं किसी को शहर भेजकर नमकीन मंगवा लूंगी। सभी अंग्रेज बिना नमकीन के ही चाय पी रहे थे। थोड़ी चाय पीने के बाद उनको बिना नमकीन के चाय पसंद नहीं आती और वो सभी चाय फेंक देते हैं। ये देखकर बूढ़ी अम्मा को बेहद बुरा लगता है। अंग्रेज बूढ़ी अम्मा को उनकी चाय का पैसा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, पर अम्मा नमकू को आवाज लगाती है। नमकू, अरे बेटा नमकू, जल्दी यहाँ आ जा। बूढ़ी अम्मा के बुलाने पर नमकू बूढ़ी अम्मा के पास आ जाता है। हाँ माँ, बताओ कैसी चल रही है आपकी चाय की दुकान? दुकान तो ठीक चल रही है बेटा, पर ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि उन्हें चाय के साथ नमकीन भी चाहिए खाने के लिए, नहीं तो वो लोग चाय भी नहीं पिएंगे। अब तू ही बता, मैं कहाँ से लाऊंगी नमकीन? नमकीन तो अम्मा बाजार में मिलेगी, पर वो बहुत महंगी है। ठीक है बेटा, ये ले, कुछ पैसे जमा किए हैं मैंने, तू बाजार से नमकीन लेकर आ जा। नमकू अम्मा से पैसे लेता है और बाजार की ओर निकल जाता है। दिन भर पैदल चलने के बाद नमकू शाम तक बाजार पहुंच जाता है और उसे आते आते रात हो जाती है। वो बाजार से आधी रात में नमकीन लेकर घर आता है। रात बहुत हो गई है, अम्मा सो गई होंगी। कल सुबह जाकर ये नमकीन अम्मा को दिलाऊंगा। नमकू सो जाता है और सुबह होने पर अम्मा के पास जाकर नमकीन अम्मा को देता है। ये लो अम्मा, तुम्हारी नमकीन। अम्मा नमकीन की पुड़िया अपने हाथों में पकड़ती है। ये क्या है नमकू, ये तो थोड़ी सी है, क्या तू और तेरे घर वाले रात को मेरी नमकीन खा गए? नहीं अम्मा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आपकी नमकीन क्यों खाऊंगा? आपने जो पैसे दिए
मैं उन पूरे पैसों का ले आया। तो क्या उतने पैसों में इतनी ही नमकीन मिलती है? हाँ अम्मा, नमकीन का दाम बहुत ज्यादा है। तुम जितने की एक हफ्ते में चाय बेचती हो, उतने पैसों में तो सिर्फ 2 लोगों को एक बार चाय के साथ खाने के लिए नमकीन आएगी। तो क्या मुझे अपनी चाय की दुकान बंद करनी पड़ेगी? नहीं अम्मा, मैं कुछ जरिया निकालता हूँ, क्योंकि ये दिक्कत सभी गांव वालों के लिए है जिनकी चाय की दुकान है। कस्बे में फिर से एक पंचायत बैठती है और सभी लोग इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जैसे कस्बे में बाकी चीजों की खेती की जाती है, उसी तरह से कस्बे में नमकीन की भी खेती की जाए। हाँ, ये सही बात है। हम लोग आज से नमकीन की भी खेती करेंगे। अब इस बार कस्बे के सभी लोग अपने अपने जमा किए हुए पैसों से बाजार से नमकीन खरीद कर ले आते हैं और उसे अपने अपने खेतों में बो देते हैं। लेकिन उनके खेतों में नमकीन नहीं उगती। ये देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? भूल गए जब इस कस्बे में कुछ भी नहीं था, तब हम लोगों ने अपने हाथों से खोद कर यहाँ खेत बनाए थे और एक एक खेत को बनाने में हमें महीनों लग जाते थे। नहीं अम्मा, हम लोग कुछ नहीं भूले हैं। जब खेतों में नमकीन उग ही नहीं रहे हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं इस मसले को ठीक करने के लिए गुरुजी के पास जाऊंगी। मैं एक गुरुजी को जानती हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। अम्मा वहाँ से सीधे गुरुजी के पास जाती है, जो कि पहाड़ के ऊपर एक गुफा में साधना कर रहे थे। वो उन्हें अपना मसला बताती है। इस पर गुरुजी उन्हें एक उपाय बताते हैं और अम्मा उस उपाय को लेकर कस्बे में आ जाती है। गुरुजी ने एक कलश के बारे में बताया है, जो कि एक गांव से दूर जंगल में एक बड़े झरने के नीचे रखा हुआ है। उस झरने से अगर हम लोग उस कलश को ले आए तो हम लोग नमकीन की खेती कर सकते हैं। पर अम्मा, उस कलश का नमकीन की खेती करने से क्या मतलब? उस कलश में अरब सागर का नमकीन पानी भरा हुआ है। अगर हम उस पानी को अपने खेतों में छिड़केंगे तो उससे हमारे खेतों में नमकीन उगाएंगे। ठीक है अम्मा, तो हम आज ही उस कलश को लेने के लिए जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगी। कस्बे के सभी लोग बूढ़ी अम्मा के साथ जंगल की ओर जाने लगते हैं। कुछ वक्त पैदल चलने के बाद वो लोग झरने के पास पहुंच जाते हैं। ये वही झरना है बेटा, जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था। वो देखो, वहाँ नीचे कलश दिखाई दे रहा है। ननको कलश को लेने के लिए जाता है, पर झरने के बहाव से वो बह जाता है। ये देखकर कस्बे वाले परेशान हो जाते हैं। लगता है पहले हमें इस झरने की दिशा को बदलना होगा। पर ये तो बहुत कठिन काम है अम्मा। हमें भी तो आसान काम करने की आदत नहीं है ना बेटा, और वैसे भी कलश मिलने के बाद हम लोगों का जीवन तो आसान ही होने वाला है ना। चलो आ जाओ। अम्मा और ननकू के साथ सभी कस्बे वाले झरने के ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर कुदाल और फावड़े से खोदने लगते हैं और खोदकर झरने की दिशा को बदल देते हैं। उसके बाद नंकू जाता है और कलश को उठाकर ले आता है। ये लो अम्मा, तुम्हारा कलश। ये मुझ अकेले का कलश नहीं है। इसका जादुई नमकीन पानी सभी कस्बे वालों को बराबर मिलना चाहिए, ताकि सभी अपने खेतों में इसका छिड़काव कर सके। सभी लोग उस कलश के जादुई नमकीन पानी को अपने खेतों में छिड़कते हैं, जिससे उनके खेतों में नमकीन उगाती है, जो कि बेहद लजीज और लाजवाब थी। अब जो भी अंग्रेज वहाँ घूमने आता, उसे चाय के साथ वो नमकीन भी दी जाती, जिसके बदले वो कस्बे वालों को अच्छे पैसे देते। और धीरे धीरे कस्बे में पर्यटन बढ़ने लगा।